स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं हमारा जो मराठी का 10th स्टैंडर्ड का पेपर है, उसका पैटर्न समझने वाले हैं और कितने मार्क्स का है वो पेपर और कितना मार्क्स हमें मिल सकता है, कैसे मतलब मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके, वो सब देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पेपर है वो विभागों में बांटा गया है, यानी सेक्शंस में, बहुत सारे पार्ट्स में बांटा हुआ है। टोटल 5 सेक्शन में आपका पेपर बटा हुआ है। सबसे पहला सेक्शन यानी पहला विभाग, जिसका नाम है गद्य। गद्य विभाग में क्या होगा, आपको पैसेज दिए जाएंगे, उस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है पैसेज और उसके बियॉन्ड यानी उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे रखनी है। तो विभाग एक में गद्य, गद्य का मतलब होता है पैसेज, और सबसे पहले यहाँ पे 2 सीन पैसेज आने वाले हैं। इसमें 2 सीन पैसेज होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पठित, पठित उतारा, 2 सीन पैसेज और एक अनसीन पैसेज। और टोटल कितने मार्क्स का होने वाला है ये? 24 मार्क्स का होने वाला है। तो आपके बुक में जितने भी स्टोरी दिए गए हैं, जितने भी लेसन दिए गए हैं, अगर आप उन सबको अच्छे से पढ़ते हो तो आपको सब समझ में आएगा। आप खाली पैसेज देखोगे तुरंत और आप उससे रिलेटेड रहोगे, फेमिलियर रहोगे, तो आप बहुत ईजीली उसके आंसर्स लिख सकते हो। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई भी पेपर लिख रहे हो, आप एकदम बढ़िया हैंड राइटिंग में लिखना है। क्योंकि जब भी आप किसी को गिफ्ट देते हो तो गिफ्ट डायरेक्ट नहीं देते हो, आप उसको रैप करते हो, अच्छे से नाम लिखते हो और फिर देते हो, पैसे नहीं दे देते हो। इसके लिए राइटिंग आपका बहुत मैटर करता है। जितना बढ़िया राइटिंग बनाओगे उतना आपके, अगर आप आंसर्स में कुछ भी नहीं डालते हो ना, राइटिंग बढ़िया बनाते हो, तो भी जो मॉडरेटर होता है, जो पेपर चेक करने वाला होता है, वो चेक करके चले जाता है। अगर आप पहले इंप्रेशन अपना राइटिंग से बिगाड़ दोगे तो जो मॉडरेटर है वो सही से चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि एक गलत इमेज चले जाता है कि ये राइटिंग गलत होने के कारण सोचता रहेगा कि एवरेज बच्चा है, इसके लिए कम मार्क्स मिलते हैं। इसलिए राइटिंग पे बहुत प्रैक्टिस करो और बहुत ज़्यादा ध्यान देना। तो विभाग एक में हमारा गद्य होता है, जो कि 2 सीन पैसेज होता है और एक अनसीन पैसेज होता है। ये समझ में आ गया? अब सीन पैसेज तो आप कर लोगे, अब अनसीन पैसेज में क्या क्या पूछ सकता है? अनसीन पैसेज भी सेम रहेगा, लेकिन एक चीज़ और, लास्ट में हर एक पैसेज के लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको स्वमत लिखना रहता है। स्वमत मतलब पर्सनल रिस्पॉन्स जिसको बोला जाता है, स्वमत, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स। यानी मान लो जो भी पैसेज दिया है, उस पैसेज के रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बोलेगा और बोलेगा आप अपने विचार डालिए, यानी स्वमत लिखिए। तो स्वमत कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले तो आपको पैसेज को देखना है। पैसेज देखने के बाद आपको पूरा समझना, पूरा पैसेज पढ़ना नहीं है। पूरा पैसेज पढ़ने जाओगे आपके पास समय नहीं बचेगा, बस आपको ऊपर से ऊपर समझना है कि ये क्या है। तो उसके बाद जब समझ जाओगे आप, क्योंकि 2 सीन पैसेज है, 2 सीन पैसेज आपकी बुक में है, बुक आप रीड करके जाते हो, अच्छे से रीड करते हो तो आपको समझ में आने वाला है। तो आप पर्सनल रिस्पॉन्स भी कर लोगे, यानी स्वमत, 2 मार्क्स का हर एक स्वमत होता है, आप कर लोगे। ठीक है। तो अनसीन पैसेज में क्या दिक्कत है? अनसीन पैसेज में बाहर से पैसेज रहेगा, लेकिन उसमें ज़्यादा भारी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस उसमें ये पूछेगा कि कितने लोग हैं ये पैसेज में और किस चीज़ की बात हो रही है, या तो फिर कुछ उस पैसेज में से शब्द निकाल के बोलेगा और बोलेगा इसका समानार्थी बताइए, विरुद्धार्थी। आप सबको मालूम है ना समानार्थी और विरुद्धार्थी क्या होता है? समानार्थी मतलब सेम मीनिंग के अलग अलग वर्ड्स, और विरुद्धार्थी का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स, जिसको हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से। ठीक है। तो समानार्थी, विरुद्धार्थी, ये सब सारे शब्द जो है आप पढ़ के जाइए। ठीक है। उसके बाद विभाग एक में इतना सब पूछने वाला पैसेज होता है। ठीक है। विभाग 2 में क्या होने वाला है? विभाग 2 में आपका पोयम, पद्य मतलब पोयम। पोयम में क्या होगा? पोयम का एप्रिशिएशन पूछता है। एप्रिशिएशन क्या होता है? एप्रिशिएशन का मतलब कि भैया ये जो पोयम है, ये पोयम का राइटर कौन है और इस पोयम का लिखने का मकसद क्या है, इस पोयम से मिलने वाले मैसेज क्या है ना? ये सब होता है एप्रिशिएशन। तो आपको एप्रिशिएशन कैसे पढ़ना है? आप बुक लीजिए, आपके बुक में, मराठी के टेक्स्ट बुक में जितने भी पोयम दिए गए हैं उनके राइटर्स के नेम याद कर लीजिए और उनसे क्या, वो पोयम से क्या हमें मैसेज मिल रहा है, यानी क्या संदेश मिल रहा है, वो सब पढ़ लीजिए। और एक और चीज़ पूछता है, आवडण्याचे कारण और ना आवडण्याचे कारण, मतलब वो कविता आपको पसंद आया कि नहीं पसंद आया, उसका कारण बताइए। तो कारण भी आप सब पढ़ के जाइए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एप्रिशिएशन लिखना रहेगा। उसके बाद और 2-3 वाक्य दे देगा वो, यानी 2-3 लाइन देगा, और 2-3 लाइन को पढ़ के आपको उस
उसका मीनिंग बताना रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं भावार्थ, यानी उस लाइन का अर्थ बताना रहेगा आपको। वो भी आप कर लोगे, बस आपको पैसे, आप जितना बुक रीड करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, हर एक पोयम के लास्ट में आपको पूछता है स्वमत। इसमें भी क्या होने वाला है, स्वमत पूछेगा कि अगर जो भी पोयम है उस पोयम का एक क्वेश्चन देगा और बोलेगा इसके ऊपर अपना पर्सनल रिस्पॉन्स यानी अपने विचार लिखिए, स्वमत लिखिए। तो स्वमत अभिव्यक्ति कैसे करोगे आप? तो पहली बात तो पोयम आप अगर घर से पढ़ के गए हो तो अच्छी बात है, अगर आपने पोयम नहीं पढ़ा है तो फिर कैसे लिखोगे स्वमत? आपको कुछ करना नहीं है, फिर उसी इंस्टेंट उसी समय आपको उस पोयम पे ध्यान देना है, उसको ऊपर से पढ़ना है, उसके बाद आपको उसके ऊपर समझना है और उस स्वमत लिखना है, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये टोटल 18 मार्क्स गेन करता है, कितना? 18 मार्क्स। तो 24 मार्क्स का पहला विभाग है और दूसरा विभाग 18 मार्क्स का होगा। तो कितना हो गया? 18 और 24, 18-24 आपका कितना होगा? 42 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल गए, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड विभाग 3, विभाग 3 जो होता है वो होता है स्थूल वाचन। अब आप सब बोलोगे स्थूल वाचन क्या होता है? स्थूल वाचन का मतलब होता है जो आपकी बुक में हर एक, आपकी बुक यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट है, यानी पहला विभाग, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग, चौथा विभाग, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो 4 यूनिट होता है हर एक टेक्स्ट बुक में। तो उन चारों यूनिट के लास्ट में स्थूल वाचन दिया गया है। जैसे आपके बुक में 4 स्थूल वाचन है, चारों स्थूल वाचन में पढ़ना है आपको। तो 4 स्थूल वाचन क्या होता है? किसी का ऑटोबायोग्राफी होता है, किसी का बायोग्राफी होता है, उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद उसमें देखो डॉक्टर होमी भाभा करके एक क्वेश्चन होगा, सूर्यपंथी का एक क्वेश्चन होगा, व्युत्पत्ति कोश है, और आपन सारे एक, ऐसा बहुत सारा जो स्थूल वाचन है उसके सारे क्वेश्चंस आप पढ़ के जाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे हमेशा हर साल वही पूछा गया था। तो वो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीनशॉट करके इसमें दिखा दूंगा, वो सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेना। उसमें से 2 तो पक्का आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, तो वो स्थूल वाचन भी आपका हो गया। स्थूल वाचन में कितने मार्क्स मिलते हैं? स्थूल वाचन में टोटल 12 मार्क्स मिलते हैं, यानी 12 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन एक दिक्कत और है, अब स्थूल वाचन के भी लास्ट में आपको बोलता है स्वमत लिखने के लिए, कि ये जो हर एक स्थूल वाचन 4 मार्क्स का भी करता है, यानी 2 स्थूल वाचन आपको लिखने हैं। 4 मार्क्स का एक स्थूल वाचन है तो 8 मार्क्स वहाँ पर हो गया। 4 मार्क्स एक्स्ट्रा क्यों है? 4 मार्क्स का आपको स्वमत पूछ लेगा। स्वमत, ये स्थूल वाचन जो है आपको पढ़ के आप अपना पर्सनल रिस्पॉन्स दे दीजिए, तो ये भी वहाँ पे 4 मार्क्स कवर हो गया। तो टोटल 3 विभाग तक हमने समझ लिया है क्या होने वाला था। अब चौथा विभाग यानी विभाग 4, विभाग 4 में आपको क्या करने वाला है? भाषा अभ्यास यानी व्याकरण, ग्रामर वाला जो पार्ट है वो विभाग 4 में होता है। इस ग्रामर में क्या क्या आने वाला है? जब से बचपन से आपने क्या पढ़ा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद, सर्वनाम और संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब जो पढ़े हो ये सबको रिकॉल कर लेना, ये सब पूछेगा। और विराम चिन्ह मतलब पंचुएशन मार्क, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये सब जितने भी विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह को पढ़ना है और उनका यूज़ क्या है, उन्हें कब लगाया जाए। जैसे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप हम कब लगाते हैं? जब हमारा बात खत्म हो जाता है, हम बोल के ख़त्म कर दें या फिर लिख के ख़त्म कर दें, तब फुल स्टॉप लगाते हैं। और जो एक्सक्लेमेटरी होता है वो कब लगाते हैं? जब कोई अचानक से हमारे फीलिंग्स निकलती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, है ना। तो एक्सक्लेमेटरी का अलग निशानी है। तो ये सब जितने भी विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह का प्रैक्टिस कर लेना। विराम चिन्ह तो पूछता ही है, वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन विराम चिन्ह से आते हैं। और क्या आ सकता है? संधि आ सकता है, और कारक, कारक यानी कारक में आपको ज़्यादा करके उसे पहचानने के लिए बोलेगा, प्लस या तो सुधारने के लिए बोलेगा। ये हो गया। तो भाषा अभ्यास में जितना भी ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर में जो कुछ भी आपको आता है आप सब वहाँ पे कर सकते हो। और पहली बात, वाक्य प्रकार, वाक्य प्रकार और वाक्य प्रचार। वाक्य प्रकार का मतलब होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में 4 प्रकार का सेंटेंस होता है ना। वो चारों प्रकार के सेंटेंस को पढ़ लेना। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। मराठी में क्या क्या होता है? विरुद्ध
विधानार्थी, आज्ञार्थी, उद्गारार्थी और प्रश्नार्थी। 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, वाक्य प्रकार भाषा अभ्यास में आने वाले हैं। और क्या वाक्य प्रचार मतलब क्या होता है, जैसे जो मटकी बनाता है उसको क्या बोलते हैं, जो पानी में रहता है उसे क्या बोलते हैं, जो ज़मीन पे रहता है उसे क्या बोलते हैं, जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है उसको क्या बोलते हैं। यानी ऑक्यूपेशन, जितने भी काम है, यानी जो गाड़ी चलाता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइवर, जो खाना बनाता है उसको क्या बोलते हैं। तो ये सब वाक्य प्रचार इसको बुलाया जाता है। वाक्य प्रचार जितने भी होंगे वाक्य प्रचार भी पढ़ लेना, तो वाक्य प्रचार भी आएगा, 1-2 मार्क्स उसमें भी मिल जाएंगे आपको। तो मेन यहाँ पे हो गया। और जो मैं बता रहा था आपको वाक्य प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस में आपको सेंटेंस पहचानने के लिए बोलेगा और सेंटेंस को जैसे अगर विधानार्थी सेंटेंस है तो आप उसको दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करना रहेगा, यानी दूसरे टाइप ऑफ सेंटेंस में कन्वर्ट करना रहेगा। तो ये भी इजी है, ये भी आप कर लोगे। अगर आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस नहीं आते हैं तो आप जाके किधर पे भी सर्च करोगे, यूट्यूब पे, गूगल पे, आपको मिल जाएगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, उधर से जाके सीख लेना। मेरा काम है अभी पेपर पैटर्न बताना, ठीक है। तो भाषा अभ्यास भी हमारा हो गया। भाषा अभ्यास में ग्रामर वाला पार्ट है, जितना भी ग्रामर का सब चीज़ है सब उसमें आने वाला है। तो लास्ट हमारा क्या हो गया, विभाग 5। अब विभाग 5 में क्या होता है, उपयोजित लेखन। जितना भी आपका राइटिंग स्किल है सब इसमें भी है। टोटल ये कितना मार्क्स कंटेन करता है, 24 मार्क्स। 24 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाला है। तो 24 मार्क्स ये वाले पैसेज में यानी विभाग 1 में मिलेगा और 24 मार्क्स विभाग 5 में मिलेगा। तो ये 24 मार्क्स को पूरा आपके हाथ में ही है। आप अगर इसको चाहे तो पूरा मार्क्स ले सकते हो। कैसे, क्योंकि उपयोजित लेखन राइटिंग स्किल में आपको कुछ पढ़ना नहीं है, आपको समझना है। आपको क्या समझना है कि कैसे पत्र लिखा जाता है, कैसे सारांश लिखा जाता है, यानी कैसे समरी लिखते हैं, कैसे रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, पत्र लेखन, बातमी लेखन और सारांश लेखन, प्रसंग लेखन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछता है, आपको वो सब आनी चाहिए। तो सबसे पहला पत्र लेखन, उपयोजित लेखन में जो होता है सबसे पहले आपको पत्र लेखन पूछता है। पत्र लेखन क्या होता है, लेटर राइटिंग। आप सबको मालूम है 2 प्रकार का पत्र लेखन होता है, एक होता है इनफॉर्मल और दूसरा होता है फॉर्मल, है ना, इनफॉर्मल फॉर्मल। तो पत्र कैसे लिखते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो इतना सब आपको समझ में आ गया, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मार्क्स दिया जाता है। तो 24 मार्क्स यहाँ पे, 18 मार्क्स यहाँ पे, 12 मार्क्स यहाँ पे, 18 मार्क्स यहाँ पे, 24 मार्क्स यहाँ पे, टोटल कितना मार्क्स हो गया, 80 मार्क्स हो गया। कितना मार्क्स हो गया, 80। तो 18 मार्क्स का आपका 80 मार्क्स का आपका पूरा मराठी का पेपर है, जो कि 20 मार्क्स क्या होता है, इंटरनल आपको मिल जाता है, स्कूल वाले दे देते हैं। तो 80 + 20 कितना हो गया, 100 मार्क्स। तो एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। समझ में आ गया। तो ये आपका मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो आपको अभी क्या करना है, जहाँ पे ज़्यादा मार्क्स है तो उसको क्या करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अच्छे मार्क्स आएंगे। बस आपको पेपर छोड़ना नहीं है। कहीं पे भी आप कुछ भी लिख रहे हो, आपको अगर मराठी भाषा नहीं आती है तो बुक रीड करके जाओ, कुछ वर्ड्स जो है उन वर्ड्स को अपने दिमाग में बैठा लो। वहाँ पे लिखते समय और लास्ट में आप ला, त्याला, त्याचा, त्यांचे, होते, राहतो, खातो, पीतो, जैसे मतलब मराठी आप बोल रहे हो वैसा लगना चाहिए। और आपके जो सेंटेंस होंगे बहुत अच्छे से लिखना है आपको, क्योंकि राइटिंग पे ही आपका सब कुछ डिपेंड है। अच्छी राइटिंग तो अच्छा मार्क्स, नहीं अच्छी राइटिंग बनाओगे तो मॉडरेटर देखते ही मन फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा कट करके, ठीक है। तो जितना अच्छा हैंड राइटिंग बनाओगे उतना अच्छा आपका मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो एक और चीज़ है, जब आप पेपर लिखना स्टार्ट करोगे सबसे पहले आपको 10 मिनट पहले ही पेपर मिलता है। उस 10 मिनट में आपको क्या करना है, आपको पेपर पे मार्क कर लेना है, लाइन खींच लेना है। लाइन इसलिए खींचना है ताकि आप पेपर लिखते लिखते आगे ना बढ़ जाओ, एक सीक्वेंस में आपको लिखना है पेपर। ये समझ में आ गया। और ये सारी चीज़ों का आप प्रैक्टिस कर लो। तो अभी हम लोग को राइटिंग स्किल देखना था, राइटिंग स्किल के लिए आगे अभी वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। विभाग 5 जो होता है आपका उपयोजित लेखन होता है, यानी राइटिंग स्किल को टोटल 24 मार्क्स मिलते हैं। सबसे पहला हम लोग को लिखना होता है पत्र लेखन। क्या लिखना होता है, पत्र लेखन। इस पत्र लेखन में 2 प्रकार का पत्र लेखन करना होता है, जो कि इसमें से खाली एक हमें करना है। पहला पत्र है औपचारिक और दूसरा पत्र है अनौपचारिक।
औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल और अनौपचारिक का मतलब होता है इनफॉर्मल। अब औपचारिक और अनौपचारिक है क्या, वो देखना है हमें। तो जब हम किसी ऑफिस में या फिर स्कूल में यहाँ ऐसी जगह पे लिखते हैं जहाँ पे हमें फॉर्मेलिटी करना है, उसको हम लोग बोलते हैं औपचारिक। और अनौपचारिक मतलब अपने घर, रिलेटिव, फैमिली, जहाँ पे हमें कोई बात करने का तरीका जो होता है वहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, तो फॉर्मल समझ में आ गया, या ऑफिस वगैरह या फिर स्कूल वगैरह में जो होता है वो फॉर्मल फॉर्मल लेटर होता है, बाकी अनौपचारिक घर वाले लोग के लिए होता है। ठीक है, तो हमें इजी कौन सा पड़ता है, इजी हमें औपचारिक वाला है, औपचारिक यानी फॉर्मल, क्योंकि इसमें खाली फॉर्मेलिटी करना है, आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। तो लेटर स्टार्ट करने से पहले हमें एक बात का ख्याल रखना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है, अगर क्वेश्चन में जो नाम दिया है आपको नाम अपने आप में रखना है और वही नाम के थ्रू आपको पूरा लेटर लिखना है। ठीक है, तो लेटर स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे दिनांक डालना है। दिनांक डालने के बाद एक लाइन छोड़ना है। मैं लेटर लिख के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। दिनांक डालना है, गैप लेना है, उसके बाद यहाँ पे प्रति, मराठी का लिख रहे हो तो प्रति, कॉमा, उसके बाद यहाँ पे माननीय, माननीय अध्यापक, माननीय मुख्य अध्यापक, माननीय जो भी हैं वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद जिनको आप लेटर लिख रहे हो उनका एड्रेस, उसके बाद फिर एक गैप देना है यहाँ पे, उसके बाद आपका विषय, गैप के बाद क्या रहेगा आपका विषय, क्या विषय है आपका लेटर लिखने का। जैसे रास्ता दुरुस्त करना रे, मतलब रास्ता सही करवाना है, या तो फिर किसी भी चीज़ को मंगवाना है, तो यहाँ पे आपका विषय आएगा। उसके बाद सेम यहाँ पे एक और गैप देना है। अब इस गैप के बाद आपको लेटर स्टार्ट करना है लिखने के लिए। फिर आप स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे लिखोगे महोदय या तो फिर माननीय महोदय, आपको जो लिखना है वो लिखिए। ठीक है, उसके बाद 3.5 लाइन या फिर 4 लाइन आपको इंट्रोडक्शन रखना है। इंट्रोडक्शन का मतलब आपको वहाँ पे बताना है कि मैं ये हूँ, मैं ये पत्र लिख रहा हूँ, कारण बताना है। उसके बाद 3.5 लाइन जब हो जाएगा तो सीधा आपको दूसरे पैराग्राफ में लिखना है, जहाँ पे आपको मेन बॉडी, जिसको मेन बॉडी बोला जाता है, यानी मेन कंटेंट। मेन कंटेंट में क्या होता है कि आप किसके लिए लेटर लिख रही हो, क्या है, आपको क्या करवाना है, वो आएगा। उसके बाद ये आपका रहने वाला है 5.5 लाइन। 5.5 लाइन होने के बाद आपको एक लाइन और छोड़ना है, जहाँ पे आपको ये बताना है कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे, यानी आपको सीधा क्लोजिंग करना है, यहाँ पे क्लोजिंग। उसके बाद यहाँ एक लाइन और छोड़ना है, यानी एक और गैप रहेगा। इस गैप के बाद आपको यहाँ पे लिखना है आपका विश्वासी जो भी, योर ओबीडेंट, इंग्लिश में हम लोग योर ओबीडेंट लिखते हैं, यहाँ पे भी आपको लिखना है आपका विश्वासीय जो भी है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम और ईमेल आईडी अगर डालना है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना है तो भी चलेगा। तो ये हो गया लेटर का फॉर्मेट। सेम जैसा ये दिया गया है वैसा ही आपका लेटर आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारा है सारांश लेखन। सारांश लेखन मतलब समरी राइटिंग। अब ये समरी राइटिंग क्या होता है, ध्यान देना। जैसे कि आपने बहुत बड़ा कहानी पढ़ा और आप उसको बहुत छोटे शब्दों में, यानी बहुत कम शब्दों में वो कहानी को एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको ही बोलते हैं समरी। कोई बड़ी सी किताब आपने पढ़ी, उस किताब को पढ़ने के बाद आपको अगर किसी को समझाना है तो आप पूरा किताब तो बताओगे नहीं, थोड़े थोड़े बात में पूरा किताब समझा दोगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समरी राइटिंग। तो नेक्स्ट हमारा राइटिंग स्किल है सारांश लेखन। अब ये सारांश लेखन आपको एग्ज़ाम में ये बोलता है, आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ देगा, उसको आपको समझना रहेगा। समझने के बाद आपको वही पैराग्राफ को छोटे, बहुत कम शब्दों में कन्वर्ट करके लिखना रहेगा, और लिखने के बाद उसका एक अच्छा प्रॉपर हेडलाइन देना है, यानी टाइटल रखना है। कोई भी चीज़ का, कोई भी समरी आप लिखते हो तो उसका टाइटल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइटल पे मार्क्स मिलने वाला है आपको, प्लस उसके बाद जो आप लिखने वाले हो बहुत ही कम शब्दों में और पूरा डिटेल आपको
रखना पड़ेगा, तब जाके आपका एक समरी बनता है। तो ये समरी तो आप कर लोगे, बहुत आसान है। उसके बाद थर्ड हमारा है बातमी लेखन। बातमी लेखन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। बातमी लेखन को हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। अब ये रिपोर्ट राइटिंग एग्ज़ाम में पूछता है, आपको रिपोर्ट लिखने के लिए बोलता है। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब ये कि आपके आजू बाजू या फिर कहीं ऐसी जगह पे कुछ फंक्शन हुआ है या तो फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको उसके बारे में रिपोर्ट करना है। आपका एक प्रॉपर एड्रेस, डेट, कब हुआ था, या तो अगर कोई फंक्शन हुआ था तो उस फंक्शन में कौन मेहमान बन के गया था और कौन वहाँ का कैसे फंक्शन हुआ था, कैसे अरेंजमेंट था, वो सबको जब हम लिखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो बातमी लेखन भी बहुत इजी है, बस आपको इतना याद रखना है, बातमी लेखन करते समय आपको उधर एड्रेस, डेट, जो फंक्शन है वो सब जो जितना भी दिया है सब प्रॉपर डालना है। तो बातमी लेखन भी बहुत इजी है। उसके बाद चौथा है हमारा जाहिरात लेखन। जाहिरात लेखन बहुत ज़्यादा आसान है, आप सब इसमें बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। बाकी सब चीज़ें ऑप्शन में होंगी, लेकिन जाहिरात लेखन को छोड़ना नहीं अगर जाहिरात लेखन आता है तो। जाहिरात लेखन करने के लिए आपको सेम इधर पे भी वही है, कोई सी बड़ी चीज़ को कम शब्दों में समझाना, यानी एक एडवर्टाइजमेंट करना। आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स में एकदम एट्रैक्टिव इमेजेस बनाने हैं और प्लस ऊपर कुछ अच्छा सा लिखना है, जल्दी करो या फिर त्वरा करा, ताकि लोग देख के अट्रैक्ट हों, वैसा आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो ये जाहिरात लिखने से पहले आपको यहाँ पे क्या एक अट्रैक्टिव चीज़ यहाँ पे लिखना है, जैसे कि त्वरा करा मतलब जल्दी करो, त्वरा करा हो गया, या तो फिर खुश खबर वैसा हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम देना है। मान लो आप किसका दुकान का जाहिरात कर रहे हो, मान लो मैं छतरी का जाहिरात कर रहा हूँ, छतरी, तो छतरी के दुकान का नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको ड्राइंग बनाना है तो एक दो ड्राइंग बना सकते हो उधर। उसके बाद आपको यहाँ पे वैशिष्ट लिखना है। वैशिष्ट क्या होता है, वैरायटी, कि कितने वैरायटी की छतरियाँ हैं, कितने कलर की मिलेंगी, क्या उनमें उनका फीचर्स क्या क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं वैशिष्ट। वैशिष्ट अगर आप लिखते हो इस पर भी आपको मार्क्स मिलने वाला है। प्लस उसके बाद आपको हमेशा याद रखना है जाहिरात लेखन में एंडिंग में यहाँ पे आपको नंबर, फ़ोन नंबर देना है और एड्रेस, और यहाँ पे ऐसे आप कुछ सिंबल्स बना के लिख सकते हो। 20% छूट, मतलब 20% छूट है, या तो कुछ भी आप ऐसा बनाइए जो कि लगना चाहिए कि आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। तो ये समझ में आ गया, जाहिरात भी बहुत इजी है, बट आपको इसमें क्या करना है, आपको एक अट्रैक्टिव लुक देना है इसको, और एक अच्छा सा नाम देना है, और जो भी चीज़ या फिर जो भी प्रोडक्ट है आप जिसका भी जाहिरात कर रहे हो उसका वैशिष्ट्य बताना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, और आप और कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे कि जल्दी आके दुकान में ले लें सामान, या तो फिर आपको जो लगता है आप वो डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर XYZ कुछ भी डाल सकते हो आप। उसके बाद एड्रेस, ये होता है जाहिरात लेखन। बस जाहिरात लेखन हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कथा लेखन, स्टोरी राइटिंग। तो नेक्स्ट हमारा स्टोरी राइटिंग है। स्टोरी राइटिंग में आपको क्या करना है, आपको 2 प्रकार का स्टोरी राइटिंग देगा लिखने के लिए, आपको उसमें से एक ही लिखना है। एक तो क्या करेगा, वो आपको आधा स्टोरी लिख के देगा, आधा आपको खुद लिखना रहेगा। यानी कुछ आगे का सेंटेंस आपको लिख के देता है कि एक लड़का था, वो जा रहा था, अचानक से उसे कोई पीछे से आवाज़ दिया, तो मतलब इसने आधा स्टोरी बना दिया, इतना आपको एक हिंट दिया है। अब इस हिंट से आपको पूरा एक बड़ा सा स्टोरी बनाना है, तो एक वो स्टोरी हो गया। दूसरा स्टोरी क्या है, आपको कोई भी नॉर्मल एक टॉपिक देगा, उस पर एक स्टोरी बनाना है। तो 2 प्रकार का स्टोरी होता है, तो आप स्टोरी अपने हिसाब से लिख सकते हो। स्टोरी राइटिंग हो गया। उसके बाद लास्ट में अपना राइटिंग स्किल है एक लेखन कौशल। लेखन कौशल क्या होता है, इसमें निबंध लिखना रहता है। 2 प्रकार का निबंध होता है, एक होता है प्रसंग लेखन, एक होता है अनुभव लेखन। प्रसंग क्या होता है वो भी बताता हूँ, अनुभव क्या होता है वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहला 2 प्रकार का हमारा निबंध होता है। लेखन कौशल में हमें निबंध लिखना रहता है। निबंध में एक तो आप ऑटोबायोग्राफी जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं
इंसिडेंट राइटिंग, यानी कोई घटना हो गया है उसको लिखना, इंसिडेंट राइटिंग। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? मान लो ऑटोबायोग्राफी आपको दे देता है, आप एक पेड़ हो, अगर बोलता है पेड़ के ऊपर एक निबंध लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको निबंध लिखने के समय हमेशा याद रखना, जो भी चीज़ आपको, जो भी टॉपिक दिया है, आपको वही टॉपिक के अंदर ही लिखना है, आपको टॉपिक के बियॉन्ड नहीं आना है। मान लो आपको पेड़ बन के कुछ भी चीज़ लिखना है, तो आपको हर एक सेंटेंस में, यानी हर एक वाक्य में आपको पेड़ ही बनकर लिखना है। आप अपना कुछ भी निबंध लिखना है। दूसरा क्या है? इंसिडेंट राइटिंग। इंसिडेंट राइटिंग को हम लोग बोलते हैं प्रसंग लेखन मराठी में। प्रसंग लेखन यानी मान लो आप कहीं हो और वहाँ पे आपका कुछ इंसिडेंट हो जाता है, या फिर आपके सामने कोई दुर्घटना हो जाती है, तो आपने कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर देखा, या फिर कुछ भी आपने देखा, यानी आपने एक इंसिडेंट देखा, तो उस इंसिडेंट को लिखना रहेगा आपको, उसी को बोलते हैं प्रसंग लेखन। तो निबंध लेखन कौशल आपका लास्ट में होने वाला है, लास्ट वाला राइटिंग स्किल है। तो इसमें 2 प्रकार का होता है, इसमें से कोई एक ही आपको लिखना है। तो ये समझ में आ गया, ये भी बहुत ईजी है। या तो आप ऑटोबायोग्राफी लिखो, या तो आप इंसिडेंट राइटिंग लिखो। ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करके जाओगे, आपको पत्र लिखन का फॉर्मेट मिल गया है। अब आपको कैसे पत्र लिखना है वो आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पूरा समझ में आ चुका रहेगा कि कैसे हम मराठी का पेपर लिखना है और उसके मार्क्स कैसे मिलते हैं। तो ये सब समझ में आ गया होगा आपको। तो कल आपका पेपर है आप सबका, उसके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर लिखना। अभी क्या करना है आपको, अभी जो आपको पढ़ना है, जितनी भी प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कर लो। आपको रात को जागना नहीं है, रात को जाओगे सुबह पेपर नहीं लिख पाओगे। इसके लिए अभी जो भी पढ़ाई करना है, जितनी भी प्रैक्टिस करना है वो अभी कर लो। और रात को अच्छे से खा पी के सो, सुबह उठ के एक बार और रिवाइज करो, फिर जाके पेपर देना है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत इजी पेपर होता है ये सब। मेरे को मालूम है एक दिन पहले आपको बहुत स्ट्रेस फील होगा, बट हार्ड नहीं है। अगर आपका मार्क्स कम आता है तो आपका फ्यूचर बर्बाद नहीं हो जाएगा। मार्क्स नहीं डिसाइड करने वाले कि आपका फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।